नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। मैंने पहले तय किया था कि उन एपिसोडों 5 एपिसोडों के बाद हम अयोध्या के ट्रस्ट पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी बात होती है उतनी बात का बतंगड़ बनता है। और मैंने कहा था कि चैप्टर क्लोज हो गया है, क्योंकि ट्रस्ट ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है जो एक CEO का निर्माण करेगी या उसका सिलेक्शन करेगी। उसका उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, राम भक्त हैं, वो वहाँ कोशिश भी कर सकते हैं। और अभी जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में, मतलब रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, वो 3 सदस्यीय कमेटी CEO का बिठाएगी जो ट्रस्ट तय करेगी, वो उसका एग्जीक्यूशन करेगी, वो ट्रस्ट की एम्प्लॉय की तरह काम करेगी। इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि अब इसमें सरकारी इंटरवेंशन की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। फिर भी कुछ अगर हुआ तो हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया और केस आने पर जो सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद जो चर्चाएं हुई और जिस प्रकार से गोविंद गिरी महाराज जी का स्टेटमेंट आया और उस स्टेटमेंट के बाद जो अयोध्या में हलचल हुआ, उस पर चर्चा करना अति आवश्यक है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को नोटिस गया है। अब इस विषय को गोविंद गिरी जी महाराज ने ये कहा कि मैं इस्तीफा, पहले उन्होंने कहा इस्तीफा दे दूंगा, फिर उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं इस्तीफा दूंगा। अब नहीं लगता तो कौन, अगर ऐसा कौन है जिसके पीछे से वो निर्णय ले रहा है, या फिर वो गोविंद गिरी जी महाराज निर्णय स्वयं नहीं ले सकते, कुछ स्वायत्त नहीं है कि लगता कि इस्तीफा देना पड़ेगा। लगता का मतलब कोई और कहेगा तो इस्तीफा देंगे। ये विषय सामने आ रहे हैं। ट्रस्ट की अंदर की स्थिति, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रोल, और कैसे ये संभव है कि अब सरकारी CEO की तरफ बढ़ जाए मामला। सरकारी CEO की तरफ कैसे बढ़ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट में जो नोटिस हुआ और बाकी की चीजें हुई, उन सभी विषयों पर आज एक कॉम्पैक्ट षड्यंत्र जो चल रहा है, या उसके पीछे का जो षड्यंत्र मुझे दिख रहा है, ईश्वर करे कि मेरे द्वारा मैं जो जिसको भांप रहा हूं वो गलत हो, लेकिन अगर सही हुआ तो। इसलिए आप उसको देखिए, समझिए और विश्लेषण करिए। और उसको, जैसे पहले आपने सरकारी CEO बिठाने के लिए मेरे जो लेक्चर्स चले थे वो आपने फॉरवर्ड किए, देश भर में उस पर जागरूकता हुई, मीडिया ने वो सारे विषय उठाए जो हमने 5 वीडियो में दिए थे। आज इस 6ठे वीडियो में, एक मैंने लाइव किया था उसको काउंट नहीं कर रहा हूं, 6ठे वीडियो में हम इस पूरे सिस्टम की चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह आती है कि अयोध्या के इस विषय को सॉल्व करने का एक तरीका, बहुत सारे आप बंधुओं ने मुझे व्हाट्सएप किए हैं, बहुत सारे लोगों ने मेल भी किया है। जो तरीका बताया है वो ये कहा है कि क्यों नहीं CDM लगा देते। CDM मतलब कैश डिपॉजिट मशीन, जो देश भर में चलती ही है आजकल। तो स्टेशनों पर, मेट्रो स्टेशनों पर आपको कुछ खरीदना है तो उसमें कॉइन डालना होता है, वो कॉइन के हिसाब से देख लेता है कि कौन सा आइटम अब ले सकते हैं, वो एक आइटम उठाने के बाद वो बंद हो जाता है। यानी कि टेक्नोलॉजी अब अच्छी खासी है। और CDM तो पूरे देश में जहां बहुत कैश डिपॉजिट होता है वहां बैंकों ने अपने यहां बाहर CDM लगा रखे हैं। कैश डिपॉजिट मशीन ATM की तरह ही होती है। उसमें जब कैश डालते हैं, आप कैसे भी डाल दीजिए, वो अपने आप नकली नोटों को बाहर फेंक देता है और असली नोटों की कैलकुलेशन आपको बताता है, उसके बाद वो अंदर ले लेता है। तो मैं कहता हूं कि जिन जिन स्थानों पर भी कैश डिपॉजिट होता है, चंदा चढ़ता है, जहां पर डोनेशन होता है, वहां बगल में आप वो लगा दीजिए। बहुत ज्यादा है तो बैंक अपना एक कर्मचारी बिठा सकता है। बैंक अपना एक कर्मचारी, SBI के पास है तो कर्मचारी बिठा सकता है। जिन लोगों को डालना नहीं आता वो उनको डालेगा, उसके नीचे से एक रसीद निकलेगी, वो रसीद वो लेकर अपनी जा सकता है और वो वेरीफाइड होगा कि उसने कितना धन दिया। अब बात आती है कि जो ज्वेलरी लोग देने वाले हैं, तो क्यों नहीं बिल्कुल वैसे ही जैसे BIS का चिन्ह बनता है, जैसे हमारे यहां IGI, डायमंड पर IGI बनता है, या और तमाम तरह की देश में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो उसको देखकर उसका प्रमाणन करती हैं, ऑनलाइन करती हैं। क्यों नहीं ऐसी कोई एजेंसियों के माध्यम से, आपको अगर सोना देना है तो उन एजेंसियों पर जाइए और जाकर आप वहां जमा कर दीजिए, और वहां डिपॉजिट या जो डिलीवरी एड्रेस है वो अयोध्या के मंदिर का दे दीजिए और उसके साथ वो सर्टिफाइड कॉपी भेज दीजिए। इसके अलावा वो अपनी सर्टिफिकेशन करने के बाद इसको फाइनल करेंगे। आपने ईंट दिया, आपने पत्थर दिया, हालांकि मैंने जो कुछ भी दिया वो राम के लिए दिया, किसी व्यक्ति के लिए नहीं दिया। मैंने जो कुछ भी दिया राम को समर्पित कर दिया, उन्होंने किससे चोरी करवा ली है वो जाने। मेरी
तो आस्था इतनी है, सिंधी समाज ने 100 ईंटों की बात कही थी, लेकिन आज कल पहले उन्होंने कुछ क्लेम किए थे, बाद में उन्होंने कहा कि भाई हमने तो राम को दे दिया, हमारा पूर्ण विश्वास है कि हमारी ईंटें भगवान के पास पहुंच गई, चांदी की ईंटें या सोने का सामान, या बहुत सारे लोगों के ऐसे स्टेटमेंट आ गए। खैर वो विषय नहीं है, विषय पारदर्शिता का है, और पारदर्शिता के लिए मैंने ये उपाय बताए, ये उपाय किए जा सकते हैं। तो धन चोरी, चूंकि धन चोरी का ही मामला है, वो धन चोरी का मामला सब खत्म हो जाएगा। अब जो थोड़ी बहुत चिल्लड़ लोग जमा कर जाएंगे थाली में, वो चिल्लड़ भी वहां सीसीटीवी कैमरे लगा दीजिए, या फिर वहां कैश मना कर दीजिए, और वो एक ऐसा वो बना दीजिए जिसमें पैसा अंदर ही जाएगा। खैर अब बात आती है ट्रस्ट की। मैंने पहले भी कहा था, एक बड़ा षड्यंत्र देश में चल रहा है। एक तो भगवान राम की जो भव्य राजधानी या भारत की सनातन राजधानी बन रही है 108 एकड़ की, उस राजधानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो न बने इसके लिए बहुत लोग प्रयास करेंगे। वो लोग प्रयास करेंगे जिन्होंने अडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, वो लोग प्रयास करेंगे जिन्होंने राम मंदिर पर गोलियां चलवाई थी, वो लोग प्रयास करेंगे जिन्होंने कार सेवा रोकी थी, वो लोग प्रयास करेंगे जो वहां शौचालय बनवाना चाहते थे, कुछ लोग अस्पताल बनवाना। उन सबको इस समय भगवान राम की बहुत चिंता है। ऐसा लगता है वो सब भगवान राम के भक्त। ये उपलब्धि भी है, मंदिर बनने के बाद वो राम के भक्त हो गए। और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने तो ये कहा कि मुसलमान भी खूब सारे राम के भक्त हैं और वो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, इसलिए सब हिसाब किताब सही होना चाहिए। हिंदू चढ़ाता है इसलिए नहीं, मुसलमान चढ़ाता है इसलिए सही होना चाहिए, ऐसे भी कुछ लोगों के स्टेटमेंट आए। खैर सवाल यह है कि ट्रस्ट का हो क्या रहा है। ट्रस्ट में 10 सदस्य वोटिंग राइट रखते थे। पहली बात तो मैंने पहले भी उठाया था कि 4 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बिठाने का मतलब क्या होता है, और हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी मैंने बताया था, हाई कोर्ट के जजमेंट बताए थे, जिसमें ये कहा था कि तुमको इसलिए ही रखा गया है इसमें नॉन वोटिंग राइट के साथ कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहां ग्राउंड पर कुछ गड़बड़ ना हो और अच्छे से सब कुछ हो, वहां चोरी और बाकी चीजें ना हो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये कहते हुए भाग नहीं सकते कि आपको वोटिंग राइट नहीं था। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ट्रस्ट में सिर्फ इसलिए बिठाए जाते हैं कि वो ग्राउंड पर सब ठीक करके ग्राउंड देखें और जो ट्रस्ट ने डिसीजन लिया है उसको एग्जीक्यूट करें। लेकिन क्या ये प्रशासनिक अधिकारियों को बिठाना जरूरी है? ये बात का जवाब अपने को चाहिए। मैं आपको बताता हूं 3 प्रकार की ट्रस्टें जो इसी प्रकार के सार्वजनिक मंदिरों की हैं। पहली ट्रस्ट काशी विश्वनाथ की है, जो अभी कॉरिडोर बना है और कॉरिडोर बनकर उसको भव्यता दी गई है। काशी विश्वनाथ की ट्रस्ट का हाल मैं बताऊंगा। फिर दूसरी बड़ी ट्रस्ट हमारे देश में 1947-48 में बनी थी, और वो ट्रस्ट आपकी गुजरात की थी, गुजरात के मंदिर की थी। गुजरात में सोमनाथ मंदिर की बात जो उस समय के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री ने बनाया था। और तीसरी विवेकानंद शिला की है, विवेकानंद केंद्र की ट्रस्ट है, या फिर अंदर विवेकानंद रॉक मेमोरियल ट्रस्ट। इन ट्रस्टों की जो सिस्टम है उनको बताऊंगा। इसका कंपैरिजन ऐसे करते हैं कि काशी विश्वनाथ 1983 में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। 1983 में बाबाओं के ऊपर आरोप लगाए गए थे, यही चोरी का सेम प्रकरण जो राम मंदिर में चल रहा है, यही प्रकरण सब कुछ बताते हुए 1983 में मंदिर को अधिग्रहण कर लिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। उस समय सरकारें किसकी थी हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब उसका अधिग्रहण कर लिया तो अधिग्रहण करने के बाद उसमें सब आईएएस ऑफिसर बिठा दिए। आज की तारीख में जो मंडलायुक्त होता है, मंडलायुक्त से मतलब है जो कमिश्नर होता है, वो उसका अध्यक्ष होता है। बाकी वहां का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कुछ आईएएस ऑफिसर राज्य सरकार अपॉइंट करती है, और जो कुछ भी होता है वो सब राज्य सरकार करती है। उसमें धन से लेकर और मन तक सब कुछ राज्य सरकार के हाथ में होता है। राज्य सरकार ट्रस्ट तो है, लेकिन वो राज्य सरकार के कब्जे में है। आज योगी जी हैं, ठीक चल रहा है। योगी जी से पहले क्या हाल था काशी विश्वनाथ का हम सब जानते ही हैं। काशी विश्वनाथ में सरकार ने 800 से 900 करोड़ रुपया लगाया। अब सरकार ने रुपया लगाया है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैठ गए वहां, सीईओ वहां प्रोफेशनल बैठ गया, एक आईएएस ऑफिसर। कुल मिलाकर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर पूर्ण रूप से आईएएस ऑफिसर्स के कब्जे में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तमिलनाडु के, केरला के, आंध्रा के, तेलंगाना के ये सारे मंदिर हैं। वहां एंडोमेंट एक्ट बनाकर करा, यहां तो सीधा कंट्रोल दे दिया। अब इसको मुख्यमंत्री हिसाब लेने नहीं आएगा, मुख्यमंत्री वहां पैसे काउंटिंग करने भी नहीं आएगा, मुख्यमंत्री वहां डे टू डे के काम भी देखने नहीं आएगा, और ना ही सरकार आएगी। अब ये अधिकारी क्या करते हैं,
ए से लेके जेड तक कर्मचारी सारे उनके ही लोग होते हैं। और जो अपॉइंटमेंट भी होते हैं बाकी के जो वहां काशी के विद्वानों के अपॉइंटमेंट होते हैं वो भी राज्य सरकार ही करती है। यानी कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर पूर्ण रूप से राज्य सरकार का अपना पिताजी का मंदिर है। भले ही हम दर्शन करने जाते हैं, भगवान हमको वहां दर्शन देते हैं, भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, लेकिन पूरा सिस्टम उनके पास है। और ये विवाद इसलिए बाहर नहीं आ सकते, कोई प्राइवेट व्यक्ति अंदर शामिल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो लोगों को डिसमिस भी करना जानती है, अपॉइंटमेंट भी करना जानती है। इसलिए अंदर कुछ भी हो, जो भगवान की मालाएं चढ़ती हैं वो भी 300 रुपए की बेची जाए तो कोई समस्या वहां नहीं है। वहां जो अंदर घपला घोटाले हो रहे हैं कोई समस्या नहीं है, वो सब सरकार है और आईएएस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। दूसरा इलस्ट्रेशन सोमनाथ के मंदिर का है। सोमनाथ का मंदिर उस समय जब बनाने की बात कही गई थी, सरकारी फंड की बात कही गई थी, तब गांधी जी ने ऐसा कहते हैं कि सुझाव दिया था कि इसको जनता के फंड से बनाना चाहिए। तब उस समय सरदार पटेल ने उसको जनता के फंड से बनवाया था। उसकी एक ट्रस्ट बनाई गई, वो ट्रस्ट सरकार यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों की है। आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उसके अध्यक्ष हैं और अमित शाह उसके सदस्य हैं और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो भी उसमें। कुल मिलाकर शासन और प्रशासन की मिली। जब केशुभाई पटेल जी की मृत्यु हुई, चूंकि वो उसके चेयरमैन हुआ करते थे, तो मोदी जी को उन्होंने चुन लिया। खैर, वो ट्रस्ट इंडिपेंडेंट चलती है लेकिन मॉडल संयुक्त है, दोनों मिलकर चलाते हैं। और दोनों मिलकर चलाने का मतलब ये, प्रधानमंत्री जिसका चेयरमैन होगा उस ट्रस्ट में अगर कुछ अंदर हो भी जाएगा तो ना तो वो बाहर कभी आने वाला है, ना ही किसी को पता लगने वाला है और ना ही कोई जान सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ये डे टू डे के कामों में वहां पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो वहां पर बैठे हुए हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अंदर क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं लगता। और बाकी की स्लैगिंग उसको कहते हैं जब ये कहा जाता है साहब आपके नाम पर बहुत अच्छा किया जा रहा है और आपके दिशा निर्देश के अनुसार सब बढ़िया कर दिया, तो वहां अधिकारी स्लैगिंग करते होंगे और कर देते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या और बाकी लोगों को सब बढ़िया है। तीसरा एक मॉडल जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है, हम सबको याद होगा जो लोग बहुत पहले से चीजों को देखते आए हैं, तमिलनाडु में विवेकानंद पाठशाला या फिर कन्याकुमारी पाठशाला उसको कहा जाता था, कन्याकुमारी माता गौरी को कहा जाता है। और माता गौरी ने वहां तपस्या की थी, ऐसा पार्वती जी ने वहां तपस्या की थी ऐसा कहा जाता है, इसलिए पार्वती शिला भी उसको कह रहे हैं। वहां विवेकानंद जी ने 3 दिन शिकागो जाने से पहले तपस्या की थी, इसलिए ध्यान किया था, इसलिए भी उसको कहते हैं। वहां लोगों का कब्जा हो चुका था। एकनाथ जी रानाडे संघ के प्रचारक थे, उनके ध्यान में ये बात आई तो उन्होंने उस पर संघ छोड़कर एक अभियान छेड़ा और उस अभियान के तहत वो पूरा कर लिया और राज्य सरकारों ने भी सहयोग किया। वहां बड़ा आंदोलन हुआ, बड़ी लड़ाइयां हुई, चूंकि विधर्मियों ने कब्जा कर रखा था। बाद में विवेकानंद पाठशाला को केंद्र सरकार, चूंकि विवेकानंद पाठशाला समुद्र के बीचों बीच में है इसलिए वो केंद्र की प्रॉपर्टी बनती है। केंद्र सरकार में इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, इंदिरा गांधी ने परमानेंटली डेडिकेट टू द ट्रस्ट कर दिया, ट्रस्ट को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। चूंकि वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते इसलिए परमानेंट लीज कर दिया, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी ट्रस्ट को दे दी। ट्रस्ट ने वहां एक भव्य मंदिर बनाया और मंदिर बनाने के बाद ट्रस्ट ने जब आगे काम करना शुरू किया तो विवेकानंद ट्रस्ट बाद में बना, जिसने 100 एकड़ जमीन वहां खरीदी और 100 एकड़ जमीन खरीदने के लिए 1-1 रुपया पूरे देश से दान में एकनाथ जी ने लिया था और उस 1-1 रुपए के दान से वो विवेकानंद केंद्र बना। विवेकानंद केंद्र कैसे चलता है ये सवाल है। ना केंद्र सरकार का कोई अधिकारी उसका मेंबर होता है, ना राज्य सरकार का, और ना ही कोई पॉलिटिशियन। वो एकदम इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है और इंडिपेंडेंट ट्रस्ट होने के नाते उसमें वो सदस्य होते हैं जो बचपन से ट्रस्ट के साथ जुड़ जाते हैं, बचपन से उस केंद्र में सेवा करना शुरू करते हैं और अविवाहित होते हैं। उनकी एक आयु होने के बाद उनको ही ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया जाता है। वो आपस में बैठकर तय करते हैं कि ट्रस्ट का ट्रस्टी कौन होगा। अच्छा, इसमें यह भी संभावना नहीं है कि उनके परिवार घर वालों को वहां से कुछ लाभ देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अविवाहित होकर बचपन से वहां विवेकानंद जी की स्मारक पर लग गया, उसका उद्देश्य सिर्फ एक रहता है कि उस विवेकानंद स्मारक को या विवेकानंद जी की मेमोरियल है या फिर वो जो ट्रस्ट है उसको काम करें।
उसका धन और उसके धन के खर्चे से लेके एक भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स नहीं होता वहां। कभी अगर कोई इस तरह की चोरी वगैरह का प्रकरण आता है तो वो ट्रस्ट उठाकर पुलिस को देती है, कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कर लो। अधिकारियों को वो केवल योगा के कार्यक्रम में या बाकी कार्यक्रमों में बुलाते हैं। विवेकानंद मेमोरियल मुझे लगता है विश्व का एक अकेला ऐसा बड़ा ट्रस्ट है जो कि सेल्फ चलता है, ना सरकार, ना पॉलिटिशियन, ना ही एडमिनिस्ट्रेटर और ना ही प्रशासन उसमें होता है। प्रशासन को वो केवल कहते हैं कि तुमने क्या करना है। वहां जो गतिविधियां चल रही हैं वहां आम नागरिक की तरह प्रशासन के लोग भी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और बाकी लोग भी वहां लाभ ले सकते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट के काम में इंटरवीन नहीं कर सकते और ट्रस्ट के लिए डिसीजन नहीं ले सकते, ट्रस्ट के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। एक वो है जो 1972 से अब तक ठीक ठाक चलती चली आ रही है, बल्कि पहली ट्रस्ट 1970 में बनी थी, 1968 में पहले तय हुआ था, उससे पहले आंदोलन हुआ था। मैं समझता हूं इतने लंबे समय के बाद भी उस समय एकनाथ जी रानाडे ने यह बड़ा सोच समझ के रखा होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं रखना है और पॉलिटिकल लोगों को भी नहीं रखना है और ट्रस्ट स्वतः चलेगी, केवल डिवोटेड 100% डिवोटेड लोगों से चलेगी और इस पर सरकार या प्रशासन का कब्जा नहीं हो सकता। अब हम लोग आ जाते हैं अयोध्या के। अब अयोध्या की ट्रस्ट भाई 3.7 एकड़ जमीन पर मुकदमा चल रहा, 2.77 या 3 एकड़ के लगभग मान लीजिए, 3 एकड़ के लगभग पर मुकदमा चल रहा था। वो प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट ने भी लैंड डिस्प्यूट उसको माना था, किसी ना सरकार का इंटरवेंशन था ना वो था। 67 एकड़ जमीन उस समय नरसिंह राव सरकार के दौरान उसको कब्जा कर लिया गया था ताकि मंदिर पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो सरकारी जमीन उन्होंने कब्जा करने से पहले अधिग्रहण कर लिया था। बाद में मुकदमा चलता रहा, मुकदमा जीत गए तो केंद्र सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा, क्योंकि कोई ना कोई तो ट्रस्ट बनाएगा, तो किसको कहें, या तो सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रस्ट बनाकर दे दे या फिर किसी और को कहे। केंद्र सरकार को उन्होंने कहा कि इस पर ट्रस्ट बना दीजिए। केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाई, लेकिन सरकार ने ट्रस्ट बनाई तो 4 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उसमें बिठा दिए। 4 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैठ गए का मतलब इसका भंडाडार होना ही था। अब ये सरकार कुछ करे या ना करे, ये जो 4 अंदर बैठे और निर्माण समिति के अध्यक्ष भी एक्स ऑफिशियो एक्स आईएएस बिठा दिए और उस कमेटी में भी 4 आईएएस और आईपीएस बिठा दिए, तो आप समझ लीजिए ये 8 लोग एंट्री मार चुके थे। अब उसका कुछ नहीं होने वाला था, मतलब बात खत्म हो गई। अब ये जो बैठेंगे तो अब इसको वो जब तक वो नहीं बना लेंगे, काशी विश्वनाथ या फिर सोमनाथ की ट्रस्ट नहीं बना लेंगे, इनको चैन पड़ने वाला नहीं। अब कोशिशें क्या चल रही हैं? कोशिशें ये चल रही हैं कि प्रधानमंत्री के नाम से इसको बना लिया जाए। भाई प्रधानमंत्री को नई ट्रस्ट, पुरानी ट्रस्ट में क्या हो गया, एक सदस्य तो पहले से है नहीं, चौपाल साहब मर चुके हैं और बाकी उनके अभी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। राजा अयोध्या का रिप्लेसमेंट हो गया तो उन्होंने कृष्ण मोहन जी को बिठा दिया, वो आईएफएस हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। और बाकी के जो 2 लोग थे वो बाहर हो गए, बाकी बचे 5, उनमें एक 6, उनमें एक गोविंद गिरी जी महाराज हो गए। गोविंद गिरी जी महाराज तो ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं, लगता है कि मुझे इस्तीफा नहीं देना है, लगता है मुझे कि मुझे इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अब लगता है या हो सकता है, ऐसा शब्द इस्तेमाल, हो सकता है मुझे इस्तीफा न देना पड़े, यानी कि पीछे से क्या उनकी भी चाबी किसी ने पकड़ रखी है? क्या कोषाध्यक्ष होते हुए सारी गड़बड़ उनके ही समय पर हुई थी? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी? क्या पीछे से कोई उनको फीड कर रहा है? अगर तुमने इस्तीफा दे दिया तो ये मान लो कि तुम जरूर फंसोगे, हम तुम्हें फंसा देंगे, क्योंकि कोषाध्यक्ष तो तुम ही थे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। चंपत राय जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोष के कोषाधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर आप समय नहीं दे पा रहे थे तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या वहां कुछ हिसाब करने के लिए भेज रहे थे कि वो सही से सेटल करेगा, जो कुछ भी गड़बड़ है वो सब पी जाएगा? ये बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए। अब उनके अलावा बचते हैं 5 संत जो इस अवस्था के हैं कि ना तो वो चल पाते हैं, ना फिर पाते हैं, ना बोल पाते हैं, मतलब अब उनकी आयु बहुत हो गई है। तो वो तो आप ये मान के चलें कि डिफंक्टेड लोग हैं, वो बैठ तो सकते हैं लेकिन डे टू डे में कुछ नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट में बचता कौन है? ट्रस्ट में अब 4 बचते हैं आईएएस। अब ये 4 आईएएस जो भी करें वो तो आप समझ ही रहे होंगे कि वो क्या कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी और बाकी लोग मुकदमा लेकर आ जाते हैं जिनको राम से बड़ी नफरत हुआ करती थी, और उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो भी समझने लायक है। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ तो सवाल यह पैदा होता है कि निष्ठा किसकी किसके प्रति है।
निष्ठा जो जिन्होंने चांदी की ईंटें दी थी उनकी राम के प्रति थी कि ट्रस्ट के प्रति थी? निष्ठा तो राम के प्रति, तो उनका स्टेटमेंट आ गया मेरी निष्ठा राम पर है, हम दे आए, बाकी वो जाने और प्रशासन अपना कर लेगा। गोविंद गिरी जी महाराज की निष्ठा किस पर है? राम पर है, या फिर जिनके लिए वो कह रहे हैं कि हो सकता है मुझे इस्तीफा न देना पड़े, उन पर है। और जिनकी निष्ठा राम पर थी वो अब पहले इस्तीफा दे गए हैं, चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में और अब बचते हैं पराशरन जी, वो तो लर्नेड व्यक्ति हैं, वो डे टू डे में क्यों पढ़ेंगे? अब सवाल ये पैदा होता है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वे एसआईटी की, होना क्या चाहिए था, अगर कोई गड़बड़ हुई है और उसकी जानकारी चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सामान्य कोर्टों की तरह जैसे बाकी कोर्ट भी चलते हैं, एसआईटी या इन्वेस्टिगेशन की टीम बनती है, उससे स्टेटस रिपोर्ट मांगती है। सबसे पहला काम है कि स्टेटस रिपोर्ट, अगर उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो स्टेटस रिपोर्ट लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट के अलावा केंद्र सरकार को नोटिस कर दिया, जबकि केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। यह मान लीजिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप ट्रस्ट बनाइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी की शादी करने के लिए कोई लगाई हुई थी, तो केंद्र सरकार ने वो बना दी। और अब केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने तो बनाई नहीं होगी, अमित शाह जी ने तो बनाई नहीं होगी, या किसी पॉलिटिशियन ने तो बनाई नहीं होगी, वो तो किसी आईएएस को पकड़ाई होगी, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी को, उसने सोचा होगा कि यार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसमें नहीं है तो कैसे चलेगा, ये तो बड़ा मतलब 3500 करोड़ रुपया तो उस पर आ ही चुका है और हजारों करोड़ का खेल है, और इस पर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं बनेगा तो कैसे चलेगा? उसने 4 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उसमें डाल दिया। अब कहा यह गया कि वो केंद्र का रिप्रेजेंटेशन, राज्य का रिप्रेजेंटेशन, इस समय की बात कही गई, लेकिन हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कहते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसमें डाले गए हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां एग्जीक्यूशन सही से हो, इसको वो सुनिश्चित करें, वहां कुछ गलत ना हो, इसको वो सुनिश्चित करें। उनको छोड़ा नहीं जा सकता इस नाम पर कि वो नॉन वोटिंग राइट रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार को नोटिस किया और एसआईटी की रिपोर्ट मांगी या राज्य सरकार को नोटिस किया, उसके साथ सॉलिसिटर जनरल का इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली एक स्टेटमेंट आया, व्हाई ट्रस्ट, अभी ट्रस्ट को मत बुलाइए, अभी ट्रस्ट को नोटिस मिला और मत करिए, मैं आग्रह करता हूं। अब इसके 2 मतलब निकाले जा सकते हैं। एक मतलब यह है कि जब तक आप एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए, उसमें आपको कुछ मिले तभी ट्रस्ट को बुलाइए, उससे पहले ट्रस्ट को क्यों इसमें विवाद में डालना। और दूसरा यह भी हो सकता है कि ट्रस्ट है कौन? ट्रस्ट तो केंद्र सरकार ने बनाया था, और केंद्र सरकार ने बनाया था तो केंद्र सरकार को नोटिस हो गया है, केंद्र आ गया है, आपको ट्रस्ट को नोटिस करने की क्या जरूरत है? और ट्रस्ट को अगर नोटिस नहीं होगा, ट्रस्ट को पार्टी नहीं बनाएंगे, ट्रस्टी अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर, अब मेन ट्रस्टी चंपत राय जी जो पूरा काम देख रहे थे, मैंने आपको गिना है कि पाराशरन जी कुछ कर नहीं रहे होंगे, 5 संत, पूज्य संत, उनका कोई रोल नहीं है, और अब बचते हैं उनमें 2 की मृत्यु हो चुकी है। बचे तो चंपत राय जी थे और ये कोषाध्यक्ष महोदय थे, कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, वो ही आरोप लगाकर चंपत राय जी को निपटा दिए। और अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर मुझसे मांग, मतलब हो सकता है कि मुझे इस्तीफा ना देना पड़े। अब सवाल यह पैदा होता है कि केंद्र में क्या पीछे से कुछ बड़ी लॉबी खेल रही है कि केंद्र सरकार इसमें बैठ जाए और बाद में प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया जाए कि जैसे सोमनाथ की ट्रस्ट है, प्राइम मिनिस्टर उसके अध्यक्ष हैं, वैसे ही राम मंदिर में भी एक नया ऐसा कुछ बनाया जाए जिसमें प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष हो जाएंगे, गृह मंत्री उसके उपाध्यक्ष या सेक्रेटरी हो जाएं, प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री के बैठने के बाद अब ट्रस्ट में मर्जी हो वो कर लीजिए। ट्रस्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैठेंगे वो मर्जी हो वो कर लें, कौन पूछने वाला है, कहां पूछने वाला है, किस पर सवाल करने वाले हैं और कौन सवाल करेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया जाए कि वो सोमनाथ ट्रस्ट की तरह, सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष की तरह, वो भगवान राम मंदिर के अध्यक्ष भी हो जाएं। अब ऐसा अगर हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर जी सहजता से स्वीकार कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और वो राम भक्त भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वो डे टू डे कैश गिनवाने, जो समस्या खड़ी हुई थी कैश गिनवाने की, वो क्या कैश गिनवाने चंपत राय जी गिनवा नहीं पा रहे थे? कोषाध्यक्ष जिनकी जिम्मेदारी थी वो तो करवा ही नहीं रहे थे। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को डालने के बाद या मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह सचिव, किसी को भी डालने के बाद वो डे टू डे के काम में नोट गिनवा लेंगे? और ये जो 4 आईएएस ऑफिसर पहले बैठे थे वो भी डे टू डे नोट नहीं गिनवा पा रहे थे,
तो क्या जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं, कहीं ये खेल तो नहीं चल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का तो विरोध हो गया। मैंने 5 एपिसोड कर लिए, मीडिया ने भी उठा लिया, मीडिया ने चला भी दिया, गोविंद गिरी जी महाराज पर सवाल भी मीडिया ने खड़े कर लिए, ट्रस्ट के सिस्टम के भी सवाल खड़े कर लिए, और ट्रस्ट के को कहीं किसी तरह सीईओ सरकारी ना बैठ जाए, इस पर भी सभी मीडिया के लोगों ने चलाया और आप लोगों ने खासतौर से चलाया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का नाम अगर उसमें आ जाता है तो मुझे लगता है और गंभीर हो जाएगा मामला। और लग यही रहा है कि केंद्र का नोटिस करने का कोई मतलब नहीं होता था। केंद्र ने ट्रस्ट बनाई थी, बात खत्म हो गई, ट्रस्ट की डीड पड़ी है। राज्य को नोटिस कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि राज्य का भी कोई स्टेक होल्डिंग नहीं है। अगर केंद्र और राज्य को नोटिस करना था तो उन आईएएस ऑफिसरों को करना था जो एक्स ऑफिशियो उसके मेंबर रहे हैं या मेंबर हैं। वो जवाब देंगे कि भाई वो क्या कर रहे थे, और एसआईटी की रिपोर्ट मंगानी थी। लेकिन इन सब के बाद ट्रस्ट को नोटिस नहीं करिए, ये थोड़ा खटक रहा है। अगर इंटेंशनली कहा गया है कि भाई ट्रस्ट को क्यों इन्वॉल्व करना, यहां अगर कुछ निकले तो ही ट्रस्ट को छूना, नहीं तो ट्रस्ट को सेव रहने दीजिए, मंदिर को अलग चलने दीजिए, तब तो बात बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं पीछे से अनजाने में ही सही किसी ने इसको पुश किया है या दिमाग लगाया है, तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए बड़ा खतरनाक होने वाला है। हम मंदिरों की स्वायत्तता के लिए युद्ध आंदोलन कर रहे हैं, और मंदिरों की स्वायत्तता अब क्या ब्यूरोक्रेट छोड़ेंगे? आपसे प्रश्न है, आप इन प्रश्नों के जवाब लिखिए। और आपको क्या लगता है, सीडीएम मशीन लगानी चाहिए? आपको क्या लगता है कि ज्वेलरी का सर्टिफाइड ज्वेलरी सीधे राम मंदिर के अकाउंट में जानी चाहिए? और आपको क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को इसका मेंबर रहने देना चाहिए? आपको क्या लगता है कि ट्रस्ट कैसी, सोमनाथ की तरह या फिर विश्वनाथ की तरह, और या फिर विवेकानंद केंद्र की तरह? इनमें आपके जवाब जरूर चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।